देखो लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोजन का अनोमलस बिहेवियर के बारे में देख रहे थे। अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन का जो अनोमलस बिहेवियर होता है उसके कुछ रीजंस थे। उसमें एक था स्मॉल साइज, दूसरा था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद हाई आयनाइजेशन एनर्जी, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो नाइट्रोजन है वो उसमें यूनिक एबिलिटी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने की। ठीक है, खुद के साथ भी और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 होती है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, फॉस्फोरस तो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, बट नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 होती है। उसके बाद देखो आगे हम डिस्कस करें। नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। एक मिनट, क्या NaNO3 का कॉमन नेम, NaNO3 का कॉमन नेम होगा सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। जो NO3 माइनस होता है ना, ये नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, बट फॉस्फोरस और जो बाकी के एलिमेंट है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। एग्जांपल देखो, मैंने लिखा फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, यहाँ कोई आर ग्रुप है, वो तो आपको जो चील सॉल्टपीटर वो तो नाम ध्यान में रखना है, जो कॉमन नेम हो वो तो ओरिजिन के बेसिस पे है। जैसे KNO3 की प्रेजेंस इंडिया में ज्यादा होती है तो उसको इंडियन सॉल्टपीटर बोलते हैं, और जो NaNO3 होता है उसको चील सॉल्टपीटर बोलते हैं। वो तो ओरिजिन के बेसिस के ऊपर है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी, उसमें कोई समझने का नहीं है, वो एक डायरेक्ट नेम गिवन है। अब देखो यहाँ पे जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है यहाँ पे पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, ये कौन कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। फॉस्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल है, देखो फॉस्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हम जानते हैं क्या होता है, नियोन 3s2 3p3। हाँ जी, तो यहाँ पे जो यदि मैं 3s और 3p का लिखूंगा, 3s है और 3p है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल वैकेंट है वो हाफ फील्ड है वो 3 है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा, है ना। किसमें करना पड़ेगा, डी के अंदर, है ना। हाँ जी, ये 3D है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, 3D के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो 2p है वो फॉस्फोरस के 3D के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये 3d पाई 2p पाई बॉन्ड है, 3d पाई 2p पाई बॉन्ड है। फॉस्फोरस का यहाँ पे 3d है और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, 2p है। हाँ जी, देखो मैंने आपको ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर भी बताया था पाई बॉन्ड की, सबसे जो स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होती है वो 2p पाई में होती है, हमने +1 में देखा था। फिर होती है किसमें, 3d पाई 2p पाई में। फिर होती है आपकी 3p पाई 2p पाई में, और सबसे वीक होती है किसमें, 3p पाई 3p पाई में। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग है। हाँ जी, ये ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर होती है 2p के बीच में, फिर होती है 3d और 2p के बीच में, फिर होती है 3p और 2p के बीच में, फिर होता है आपका 3p और 3p के बीच में सबसे वीक होती है।
उसके बाद देखो, इसके अलावा जो आर्सेनिक है और जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ये क्या करते हैं, डी पाई बॉन्ड भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, डी पाई बॉन्डिंग भी करते हैं, है ना। जो किसके साथ करेंगे, ट्रांजिशन मेटल के साथ करते हैं। जो डी ब्लॉक की मेटल है उनके साथ ये क्या करेंगे, डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो फॉस्फोरस का तो होगा 3d ऑर्बिटल, और जो ट्रांजिशन मेटल है उनका डी ऑर्बिटल होगा। ट्रांजिशन मेटल होती है डी ब्लॉक की मेटल, है ना। जैसे इनके कुछ कंपाउंड है ना, मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, पी C2H5, 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 हाँ जी। अब ये कंपाउंड है, ये क्या करता है, इसमें फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड भी बनाता है। इसके बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग नाम का टॉपिक आएगा, वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और पाई बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक के कुछ कंपाउंड होते हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं डी ब्लॉक की मेटल के साथ, ठीक है, जब ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। फिर हम एक और चीज को और देखें, जो नाइट्रोजन होता है N2, वो रूम टेम्परेचर पे होता है, इनर्ट होता है। क्या होता है, इनर्ट होता है, बिकॉज नाइट्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। नाइट्रोजन में क्या होता है, 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनर्ट होता है ना। इसीलिए जो एटमोस्फियर की नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, इनर्ट फॉर्म में बनी रहती है। फिर मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि यदि एक नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, एक फॉस्फोरस फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड है, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो पीपी होता है, बिकॉज एन एन बॉन्ड में ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्ग होती है, बट ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एन एन बॉन्ड इज वीकर वाइल पी पी बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। कल हमें इस चीज को डिस्कस किया था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के बारे में, कि नाइट्रोजन है उसमें भी दो लोन पेयर आप देख सकते हो एन एन बॉन्ड में, और फॉस्फोरस में भी 2 लोन पेयर है, बट नाइट्रोजन का जो साइज है वो स्मॉल है, तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी। तो देखो, हाइड्रोजन के साथ 15 ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्शन करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये ES3 टाइप का हाइड्राइड बनेंगे, एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये ES3 टाइप का हाइड्राइड्स बनेंगे। हाँ जी, बताओ, हमने हाइड्रोजन जो चैप्टर था उसमें 3 टाइप के हाइड्राइड डिस्कस किए थे। एक होते हैं आयनिक, दूसरे होते हैं मोलिकुलर हाइड्राइड, और तीसरे होते हैं मेटेलिक हाइड्राइड या नॉन स्टोकियोमेट्रिक। बताओ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कौन से हाइड्राइड बनाते हैं तीनों में से, ठीक है, और उनका हमने फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया था। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है, कौन से टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, विच टाइप ऑफ हाइड्राइड विल फॉर्म बाई 15 ग्रुप एलिमेंट्स। हाँ जी, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था ना हमने। नाइट्रोजन बनाएगा NH3, ठीक है, फॉस्फोरस बनाएगा PS3 टाइप का, आर्सेनिक बनाएगा ASS3 टाइप का, एंटीमनी बनाएगा SbS3 टाइप का, और बिस्मुथ बनाएगा BiS3 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, है ना। सब में एक एक लोन पे रहेंगे। बताओ ये कौन से हाइड्राइड है ना। एक नंबर पे आयनिक है, या कोवलेंट है, या मेटेलिक है। मेटेलिक या नॉन स्टोकियोमेट्रिक, मेटेलिक या नॉन स्टोकियोमेट्रिक, तीनों में से कौन से टाइप के हाइड्राइड होंगे।
हाँ तो मैंने आपको बताया था जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं एथीन ग्रुप को छोड़ के कौन से टाइप के हाइड्राइड बनेंगे, कोवलेंट, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो कोवलेंट टाइप के हाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, तो कोवलेंट में भी हमने 3 क्लासिफिकेशन किए थे। एक होते इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एक होते इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सेकंड होते इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और थर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन रीच, इलेक्ट्रॉन रीच। मतलब तीनों में से कौन से आएंगे? 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे या इलेक्ट्रॉन रीच होंगे? हाँ जी, वेरी गुड, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रीच। व्हाई? बिकॉज 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसके कारण ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड्स होते हैं। चलो और डिस्कस करते हैं। देखो अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, और जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स होगा। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स होगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो BIS3 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? BIS3 का। बट NH3 का मेल्टिंग पॉइंट है इनमें से सबसे ज्यादा होता है। वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन एक्सपेक्टेड? क्या रीजन हो सकता है बताओ? NH3 का मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी हाइड्राइड से हाई होता है, मोलर मास NH3 का सबसे कम है। उसका रीजन क्या है कि NH3 क्या क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो वंडरवाल फोर्स से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रोंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वंडरवाल फोर्स से क्या होता है, मोर स्ट्रोंगर होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा NH3 का। फिर आएगा आपका BIS3, ऑलरेडी BIS3 का गिवन नहीं है ना, डाटा कम है हमारे पास। फिर आएगा आपका SBS3, फिर आएगा आपका ASS3, फिर आएगा PS3। ठीक है, और NH3 का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है बिकॉज H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होंगे, NH3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, जिससे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, NH3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, जिससे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जितने भी वंडरवाल फोर्स होते हैं उनमें से सबसे स्ट्रोंगर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जितने भी वंडरवाल फोर्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट है वो NH3 का ज्यादा नहीं होता, ऑल्दो NH3 में H बॉन्डिंग होती है। उसका क्या रीजन होता है कि मुझे बताओ, एक तो सॉलिड फेज है, एक आपके पास गैस फेज है। H बॉन्डिंग की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में ज्यादा H बॉन्ड बढ़ेंगे या गैस फेज में ज्यादा H बॉन्ड बढ़ेंगे? हाँ जी, क्या कहते हो? सॉलिड में ज्यादा H बॉन्ड बढ़ेंगे या गैस फेज में ज्यादा H बॉन्ड बढ़ेंगे? सॉलिड में ज्यादा बनेंगे, बिकॉज सॉलिड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल है वो ज्यादा क्लोजर होंगे। सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा क्लोजर होंगे। ठीक है, तो गैस फेज में NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है सबसे ज्यादा होगी BIS3 की, फिर होगी आपका SBS3 का, फिर आएगा आपका NH3 का, फिर आएगा ASS3, फिर आएगा PS3। ठीक है, हाँ, H बॉन्डिंग डिक्रीजेज इन गैस फेज। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर है, ये ध्यान में रखना है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ जी, मुझे बताओ
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, कौन सा है, NH या PH के बीच में, या SH के बीच में, या SPH के बीच में, या BIH के बीच में? विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर? ओवरलैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? हाँ, NH बॉन्ड होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। कैसे देखो, NH में नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का कौन सा है, 1s, तो 2p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग है। फॉस्फोरस में 3p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग है। आर्सेनिक में 4p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग है। एंटीमनी में 5p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग है। तो आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो ऑर्बिटल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा और ओवरलैपिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, है ना, तो ऑर्बिटल का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होगी 2p और 1s के बीच में। सबसे वीकर ओवरलैपिंग होगी आपकी बिस्मिथ और हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसका मीनिंग क्या है कि आप हीट करो तो आपका जो सब्सटेंस है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे थर्मल स्टेबिलिटी की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो NH बॉन्ड क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर है। NH बॉन्ड क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज उसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्गर है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा, ठीक है, वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो किसी को, एनी डाउट्स रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी? उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। रिड्यूसिंग नेचर के बारे में देखो, ये हाइड्राइड्स है और हाइड्राइड्स के पास क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, यदि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को हाइड्रोजन देगा तो वो उसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। मुझे बताओ सबसे इजीली H कौन दे सकता है इनमें से? हाइड्रोजन किसका जल्दी निकल सकता है, और रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, उसी की ज्यादा होगी। मतलब जो H, जिसका बॉन्ड H और एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो जितना वीकर होगा, ठीक है, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमें पता है कि बिस्मिथ और जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड है वो वीकर है। क्या है, वीकर है ना। तो बॉन्ड जितना वीक रहेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा और रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। फिर हम बात करते हैं लुईस बेसिक कैरेक्टर के बारे में। लुईस, लुईस बेसिक कैरेक्टर। तो देखो, एक आपके पास NH3 है, इन दोनों में देख लेते हैं पहले, बाकियों को हो ही जाएगा। एक आपके पास PH3 है, हाँ जी। तो लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। हाँ जी, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, दोनों में क्या है, लोन पेयर है। मतलब NH3 में भी क्या है, लोन पेयर है, और PH3 में भी क्या है, लोन पेयर है। बट बताओ कौन सा इजीली डोनेट करेगा,
इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे जल्दी कौन करेगा इनमें से? हाँ जी बोलो, रीजन भी बताओ। ठीक है, आप बताओ क्या रीजन रहेगा। देखो, कईयों को ऐसा लगता है कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो वो जल्दी डोनेट करेगा, ऐसा नहीं है। देखो, नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन है उसका साइज क्या है, स्मॉल है ना। नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉल साइज है ना। ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्मॉल साइज के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो साइज नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉल है। ठीक है, और स्मॉल साइज है। और फॉस्फोरस का साइज क्या है, बड़ा है। हाँ जी, नाइट्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल है, उसमें 2 लोन पेयर है। फॉस्फोरस का साइज है वो क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्या है, लो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन है ना। कोई आपके पास H+ आ गया जैसे मान लो, है ना, लुईस एसिड आ गया है ना, तो लुईस एसिड को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जो लुईस बेसिक फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करती है आपकी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो NH3 है, बहुत ही पावरफुल बेस होता है अमोंग एनी अदर हाइड्राइड। ठीक है, दैट्स व्हाई अमोनिया इज ए पावरफुल बेस देन एनी अदर हाइड्राइड्स। क्लियर है? हाँ करता हूँ, रिपीट करता हूँ, 1 मिनट दिव्यांश। किसी ने देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला दोबारा पूछा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एनर्जी देखो, एक NH के बीच में बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। एक पीएच के बीच में बॉन्ड है। एक ASH के बीच में बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन का। और एक SBH और एक BIH। हाँ जी, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हम ओवरलैपिंग से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग आपने पढ़ी है ना 11th में। तो नाइट्रोजन है उसका ऑर्बिटल है 2p, हाइड्रोजन का कौन सा है, 1s। हाँ जी, यहाँ 2p और 1s के बीच में ओवरलैपिंग है। फिर फॉस्फोरस का होगा 3p, हाइड्रोजन का होगा 1s। फिर आर्सेनिक का होगा 4p, हाइड्रोजन का होगा 1s। फिर एंटीमनी का होगा 5p और हाइड्रोजन का होगा 1s। फिर आपका बिस्मुथ का होगा 6p, फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, 1s। तो आप देख रहे हो 1s ऑर्बिटल तो क्या है, छोटा है बिल्कुल, है ना। और इधर से इधर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, तो ओवरलैपिंग क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखा, एन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका 2p है, 1s। फिर 3p बड़ा हो गया, 4p और जरा बड़ा हो गया, 5p और जरा बड़ा हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ेगा, देखो छोटा ऑर्बिटल है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, बट यदि ऑर्बिटल बड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर वो 1s के साथ ओवरलैपिंग है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यदि ओवरलैपिंग वीक होगी, है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग क्या कर रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है। सो बॉन्ड जो एनर्जी है ना, बॉन्ड की जो एनर्जी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, आप ब्रेक करोगे तो। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे जो ओवरलैपिंग होती है वो डिक्रीज करती है, जिसके कारण जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। इसके कारण जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज करेगी।
हाँ जी, पर रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाँ दिव्यांशु क्लियर है? ओके, फिर देखो नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ठीक है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जैसे आपके पास एक NH3 है, एक आपके पास PS3। हाँ, मतलब किसका बॉन्ड एंगल स्ट्रॉन्गर होगा, और मतलब किसका बॉन्ड एंगल मोर होगा और किसका लेस। मतलब इस बात को आप किस चीज से देखोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे यहाँ पे। मैंने आपको 11th क्लास में जो बॉन्ड एंगल की के बारे में पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, वहां से जो रूल है उसको देखो, कौन सा रूल यहाँ पे काम करेगा बताओ। हाँ कौन सा करेगा, शाबाश। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना। NH3 का भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है और PS3 का भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। लोन पेयर की बात करूं तो NH3 में कितने हैं, 1, और PS3 में जो लोन पेयर है वो भी कितने हैं, 1 है। लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। और सराउंडिंग एटम की बात करें वो भी क्या है, सेम है। इसमें भी 3 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है बिल्कुल सराउंडिंग एटम। और PS3 में भी क्या है, हाइड्रोजन है। हाँ जी, तो इस केस में हम क्या देखते हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, देन देन बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा, देखो देखो नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फॉस्फोरस भी खींचेगा, बिल्कुल, क्योंकि बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, और सॉरी नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और फॉस्फोरस भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। दोनों सेंट्रल एटम है तो वो हाइड्रोजन से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिकॉज नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींच के इधर ले आएगा, ठीक है, अपने पास, इस तरह से। और फॉस्फोरस है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं नाइट्रोजन जितना, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे यहाँ पे, है ना, समझने के लिए। तो बताओ यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा होगा, ये बात आप समझ सकते हो, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस क्या लेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो यहाँ रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिपल्सन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण जो रिपल्सन की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके कारण जो बॉन्ड एंगल की मैं बात करूंगा, ठीक है, वो मोर होता है किसका, NH3 का। और कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, 107 डिग्री 8 मिनट। और PS3 का जो बॉन्ड एंगल है वो 93 के लगभग करीब होता है ना, 93 के लगभग होता है। हाँ जी, और दोनों के अंदर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है, उसका रीजन भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर लिया था, है ना, मैंने आपको ड्रेगो रूल पढ़ाया था, ठीक है। हाँ जी, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो क्या करेगी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बॉन्ड एंगल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हाँ जी, बॉन्ड एंगल में कोई डाउट है, बॉन्ड एंगल कैसे देखा इनका। नेक्स्ट चलते देखो, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन,
रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो देखो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो +3 है मेन, एक +5 है। तो ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं मेनली। हाँ, दो टाइप के, कौन कौन से? एक बनेगा E2O3, एक बनेगा E2O5, है ना। यहाँ पे दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। हाँ जी। अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल है, तो उनके जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी है वो मेटेलॉइड है, तो उनके जो ऑक्साइड है वो क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। और बिस्मथ है वो मेटल है, तो उसके ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक होंगे। हाँ जी, ठीक है। तो देखो आपसे यदि E2O3 और E2O5 में एसिडिक का कंपैरिजन करें कि विच वन इज द मोर एसिडिक और विच वन इज द मोर कोवलेंट, मतलब कौन सा मोर एसिडिक होगा? यदि आप E2O3 और E2O5 की बात करो, एक ट्राई ऑक्साइड है, एक पेंटा ऑक्साइड है, ठीक है, तो कौन से ज्यादा एसिडिक होंगे? ठीक है, तो इस बात को हम कैसे पता करेंगे? बाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो E2O3 में जो एलिमेंट है उसमें चार्ज आएगा +3 और E2O5 में आएगा +5। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मोर है। हाँ जी, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू यदि बढ़ती है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। एसिडिक नेचर क्या होती है? इंक्रीज होती है। हाँ जी। और कोवलेंट करेक्टर की बारे में बात करें हम, यदि मैं कोवलेंट करेक्टर की बात करूं, ठीक है, तो उसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? फजान्स रूल से, है ना। फजान्स रूल से हम कोवलेंट करेक्टर को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज ऑफ एनाइन के, साइज ऑफ एनाइन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन के। पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनाइन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन के। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो एनाइन तो सब में सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना। और O2 नेगेटिव एनाइन होगा यहाँ पे। अब कैटाइन है आपके पास, एक E+3 है, एक E+5 है, तो किसकी साइज स्मॉल होगी? इन दोनों में से स्मॉल साइज किसकी होगी बताओ? हाँ जी, E+3 छोटा होगा, E+5। साइज को कैसे देखते हैं? कैटाइन की साइज को। ठीक है, देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते हैं, इसलिए पी ब्लॉक होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, किसी भी एलिमेंट पे यदि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो उसका साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। दोबारा सुन लो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, कैटाइन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। और एनाइन पे यदि ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो उसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, तो E+5 क्या है? स्मॉल है, तो E+5 छोटा है, इसलिए इस पे जो पोलराइजेशन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या आएंगे? मोर आएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो जो E2O5 टाइप के ऑक्साइड होते हैं वो मोर कोवलेंट भी होते हैं और मोर एसिडिक भी होते हैं। फिर देखो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड की बात करते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो हमने पीरियोडिक टेबल में देखे थे, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लाइक N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। हाँ जी, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। बताओ कौन सा ऑक्साइड इनमें से ज्यादा एसिडिक है? विच ऑक्साइड इज मोर एसिडिक? यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ पे +5 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है ना ऑक्सीजन में और N+ में, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। एसिडिक कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा N2O5, फिर NO2, फिर N2O3। और ये दो आपके सामने जो ऑक्साइड है N2 और NO, इनकी नेचर क्या होती है? न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल। बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, हाँ जी। एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये थी रिएक्टिविटी विथ
ऑक्सीजन। हाँ जी, कोई डाउट है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन वाले में? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो? रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, ओके, देख लो कोई चीज नहीं समझ में आई तो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी विथ हेलोजन। ठीक है, रिएक्टिविटी विथ हेलोजन। देखो यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश वगैरह आ रही है, आंधी वगैरह चल रही है। ठीक है, ये जो साइक्लोन है वो राजस्थान को भी अफेक्ट किया है ना। हाफ राजस्थान है वो भी चपेट में है। ठीक है, जिसके कारण काफी ज्यादा बारिश हो रही है रात से, और आंधी भी चल रही है बहुत ज्यादा। तो हम बात करते हैं रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, है ना। हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ जी, देखो, हाँ आपके धूप है बट पंजाब में नहीं है ना, तो यहाँ पे ज्यादा है ना, बड़ी मुश्किल सी हो रही है। देखो, हेलाइड्स बनेंगे, एक EX3 टाइप का हेलाइड बनेगा, एक EX5 टाइप का हेलाइड बनेगा, है ना। हेलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स क्या बनाएंगे? हेलाइड बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन है वो EX5 टाइप का हेलाइड नहीं बनाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 5 होती है, तो नाइट्रोजन है वो EX5 टाइप का हेलाइड नहीं बनाएगा, ये आप जानते हो। ठीक है, अब ये तो क्या है बच्चों? ट्राई हेलाइड्स, इनको हम बोलते हैं ट्राई हेलाइड्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम पेंटा हेलाइड। ठीक है, या 5 हेलोजन है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वाई पेंटा हेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राई हेलाइड। इसका बताओ क्या आंसर दोगे? वाई पेंटा हेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राई हेलाइड। हाँ जी, है ना, ये आपकी इंडेक्स क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो फजांस रूल के हिसाब से करेंगे। EX3 में ई पे जो चार्ज है वो कितना है? +3। EX5 में जो ई पे चार्ज आएगा वो क्या आएगा? +5 आएगा। तो जो कैटाइन का साइज है वो EX5 में स्मॉल है, E+5 की जो साइज है वो E+3 की साइज से क्या है? स्मॉल है। ठीक है, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर की वैल्यू है वो मोर आएगी, पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो EX5 के जो हेलाइड होते हैं, जो पेंटा हेलाइड्स होते हैं, वो मोर कोवलेंट होते हैं देन ट्राई हेलाइड। उसके बाद हम बात करें कि नाइट्रोजन के एरिया में ट्राई हेलाइड्स की बात करूं, तो नाइट्रोजन की ट्राई हेलाइड में सिर्फ NF3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। NF3 है ना, मोर स्टेबल देन एनी अदर। मतलब नाइट्रोजन की हम बात करें, NF3 है, NCl3 है ना। नाइट्रोजन जैसे ट्राई हेलाइड है, एक NF3 हो गया, एक NCl3 हो गया, एक NBr3 हो गया, एक Ni3 हो गया। ठीक है, तो एक कंपाउंड तो बिल्कुल नेचर में बिल्कुल बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो NF3 होता है ना। तो नाइट्रोजन के लिए हम ट्राई हेलाइड्स की बात करें तो NF3 क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद BiF3 और SbF3। ठीक है, बिस्मिथ का ट्राई हेलाइड, वो भी फ्लोराइड, और एंटीमनी का, ये दो ही ट्राई हेलाइड क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। बाकी के क्या होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं। बाकी रिमेनिंग किस में आते हैं? कोवलेंट में आते हैं। सिर्फ यही आयनिक होते हैं। और ऐसा क्या रीजन है बताओ, ये आयनिक क्यों होते हैं? बिकॉज देखो, एक तो फ्लोरीन है ही है साथ में, है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। NF3 में भी फ्लोरीन होता है, बट वो क्या होता है? कोवलेंट होता है। BiF3 और SbF3 ज्यादा आयनिक होते हैं, और इनके आयनिक होने का रीजन क्या होता है? बिकॉज एंटीमनी और जो बिस्मथ है उसमें मेटेलिक करेक्टर होते हैं, है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में।
रिएक्टिविटी विथ मेटल, रिएक्टिविटी नहीं नहीं, मतलब हाँ फ्लोराइड्स वाले ही आयनिक होंगे। बिस्मिथ और एंटीमनी है, उसके जो फ्लोराइड्स वाले है ना, SbF3 और BiF3 आयनिक होते हैं, बाकी सारे कोवेलेंट होते हैं। हाँ बाकी तो चाहे किसी का भी फ्लोराइड ले लो, किसी का भी क्लोराइड ले लो, कोई भी ले लो, बाकी सारे कोवेलेंट हो गए, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हाँ, क्योंकि बिस्मिथ और आपका जो एंटीमनी है ना, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो डिफरेंस बढ़ जाता है ना। फिर आपका बिस्मिथ और फ्लोरीन में डिफरेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज टॉप टू बॉटम जाने पे जो मेटेलिक रिएक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अब देखो एक्चुअली में जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो नहीं होती, पर कम भी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल की होती है। तो ये मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। हाँ जी, जैसे लिथियम है, जैसे लिथियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। वैसे कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, Ca3N2 बनाता है। ये बच्चों क्या नाइट्राइड्स है, इनको क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइड्स बोलते हैं। हाँ जी, क्योंकि नाइट्रोजन है वो ग्रुप फर्स्ट में लिथियम के साथ नाइट्राइड बनाता है, और ग्रुप सेकंड है तो उसमें सबके साथ बनाता है ना। पढ़ा था ना एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल में ओनली एंड ओनली लिथियम ही बनाता है, और बनाता है लिथियम, है ना, अनोमलस बिहेवियर में हमने देखा था। फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म नाइट्राइड होते हैं, ठीक है, सब के सब नाइट्राइड बनाते हैं। फिर जो कैल्शियम है वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके फॉस्फाइड बना लेता है, Ca3P2। अब फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, देखो कैल्शियम पे चार्ज आएगा +2 बिकॉज मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा, Ca3P2, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाएगा, है ना, Ca3P2 इज कैल्शियम फॉस्फाइड। फिर एक कंपाउंड है Na3AS, आर्सेनिक और सोडियम, जिसका नाम होगा सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड। बस इनको एक बार पढ़ना है ना, ज्यादा कोई स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ो समझो भूल जाओ, ठीक है। हाँ जी, वैसे जिंक का कंपाउंड है Zn3Sp2, है ना, जिंक और एंटीमनी का, जिंक एंटीमोनाइड बोलते हैं इसको, जिंक एंटीमोनाइड, जिंक एंटीमोनाइड। और मैग्नीशियम और बिस्मुथ का कंपाउंड है Mg3Bi2, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, ठीक है। तो ये आपके 15 ग्रुप है, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। हाँ राजवीर, नेटवर्क वगैरह आ रहा है, वीडियो वगैरह, मनसा और हरसीन, कुछ प्रॉब्लम है, नितिका, लवली, चलो मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम है, लेट ज्वाइन किए थे। ओके थैंक यू। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सारी हमने फिनिश कर ली है 15 ग्रुप की। अब हम एक एक गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है नाइट्रोजन फैमिली है, तो हम नाइट्रोजन गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डाई नाइट्रोजन है उसको हम कैसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, N2 के बारे में। हाँ जी, डाई नाइट्रोजन क्या होती है आपकी, N2 गैस होती है, ठीक है। तो देखो जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ठीक है, कोरोना के टाइम पे, है ना। तो ऑक्सीजन है उसको हम यदि इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं बताओ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है उसको बनाने के लिए हम किस चीज को यूज करेंगे, हाउ टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट इंडस्ट्रियल स्केल। यदि आपको बल्क में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ऑक्सीजन प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन प्लांट से वो करते क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स,
हाँ जी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताओ? हाँ, एयर में होती है। कहाँ पे होती है? एयर में होती है ना। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो एयर में होती है ना। तो हम कॉमर्शियली यदि बनाएंगे, है ना, यदि कॉमर्शियली आपको प्रोडक्शन करना है, हाँ जी, इंडस्ट्रियल स्केल पे यदि बनाना है, इंडस्ट्रियल स्केल पे यदि आपको बनाना है, सिट, यदि आपको इंडस्ट्रियली स्केल पे बनाना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, तो हम बनाएंगे कैसे? एयर से, है ना। एयर का या तो आप लिक्विफिकेशन करो, एयर को, या आप तो आप कूल करो, है ना, लिक्विड में चेंज करो, तो नाइट्रोजन है वो अलग कलेक्ट हो जाती है, ऑक्सीजन है वो अलग कलेक्ट हो जाती है। या आप एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, बाई बाई लिक्विफिकेशन और एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। या तो एयर को आप लिक्विफाई करो, या उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, है ना। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता एयर और नाइट्रोजन में, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यहाँ पे कॉलम यूज करते हैं, है ना, उसके बेसिस के ऊपर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नाइट्रोजन का तो होता है 77 के आसपास, है ना। N2 का मोलर मास कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 77 होता है, और जो O2 है उसका होता है 90। तो सबसे जल्दी आपकी ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाती है, बिकॉज उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो वेपर बनानी है तो नाइट्रोजन की वेपर है वो जल्दी बन जाती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे यदि आपको नाइट्रोजन को बनाना है या ऑक्सीजन को बनाना है, तो बाई लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक है। अब बात करते हैं लेबोरेटरी में कैसे बनाए। यदि आपको स्मॉल स्केल में चाहिए तो लेबोरेटरी में जो मेथड है उसके बारे में बात करें हम, लैब में कैसे बनाएंगे। तो लैब में बनाना बहुत आसान है। आप अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, NH4Cl के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ कर लो, NaNO2 के साथ करो, ठीक है। तो क्या बनेगी देखो, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये N2 बन जाएगी, और Cl- और Na+ है तो आपस में जुड़ जाएंगे, NaCl बना लेंगे, N2 रिलीज हो जाएगी, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो दो वाटर मोलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। तो लैब में बनाने के लिए आप क्या करो, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 से करा दो। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दो? NaNO2 से, ठीक है। तो NaCl + N2 + वाटर बन जाएगी, ठीक है। तो ये है लैब मेथड, है ना। लैब में स्मॉल स्केल में यदि आपको नाइट्रोजन चाहिए तो उसको हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस तरह से बनाते हैं। हाँ जी, इसके अलावा और भी मेथड्स है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो तीसरा मेथड होता है, ठीक है, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन का बेसिकली मतलब है कि किसी कंपाउंड को यदि आप हीट करो तो उससे नाइट्रोजन है वो रिलीज हो जाए, इसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। जैसे आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको आप हीट करोगे तो ये नाइट्रोजन गैस देगा आपको, प्लस क्रोमियम ऑक्सीजन का कंपाउंड बनेगा Cr2O3, प्लस बाकी के वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और जो Cr2O3 है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ये ग्रीन सॉलिड होता है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक कंपाउंड है जिसको आप हीट करने पे एक ऐसी गैस रिलीज होती है जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, जो कि क्या होती है? डायमैग्नेटिक होती है, और साथ में एक ग्रीन कलर का कंपाउंड भी बनता है, ठीक है। तो आपको गैस को पहचानना है ग्रीन कलर का कंपाउंड क्या है और वो कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट वाला क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है जेई में, ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करोगे
तो नाइट्रोजन गैस देगा प्लस Cr2O3 बनाएगा, ग्रीन सॉलिड बनाएगा, और 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज होंगे। इसके अलावा देखो एक और कंपाउंड है, एक है आपके पास NH4NO2, एक है NH4NO3, ठीक है। ये है अमोनियम नाइट्राइट, ये क्या है, नाइट्राइट है, ये है नाइट्रेट। इन दोनों को आप हीट करोगे तो यहाँ पे दो अलग अलग गैसेज बनती है। अब उनको याद कैसे करना है, किसमें नाइट्रोजन बनती है, देखो यहाँ पे देखो अमोनियम नाइट्रेट में क्या है, N2 को बाहर कर दो आप, बहुत आसान है, और कितने वाटर बन जाएंगे, 2 वाटर बन जाएंगे, ठीक है। तो NH4NO2 को आप हीट करोगे तो N2 रिलीज होती है, बट NH4NO3 को आप हीट करोगे तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, देखो तो आपने 2 वाटर मिला लिए, इसमें ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ नाइट्रोजन नहीं बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, N2O बनेगी, है ना। एक ऑक्सीजन है वो N2 के साथ जुड़ जाएगा, N2O जो बनेगी, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पे क्या बनता है और अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है। इज इट क्लियर दिस रिएक्शन? ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना ये आगे भी बीच में आएगी, ठीक है। हाँ जी, कि N2 कैसे बना सकते हो, N2 कैसे बनाएंगे। इसके अलावा देखो कुछ और भी कंपाउंड है, जैसे अमोनियम आयोडेट है, उसकी मैंने नोट्स में लिख दिया है, तो नॉन मेडिकल के बच्चे एक बार जरूर पढ़े, मेडिकल वालों को सिर्फ एनसीईआरटी की चीजें पढ़नी है, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा देखो लास्ट मेथड है सीआर वाला। देखो अमोनियम डाइक्रोमेट है ना, डाइक्रोमेट आयन ये होता है, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव, और अमोनियम आयन ये होता है NH4 प्लस ये होता है, ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, देखो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, अमोनियम आयन ये होता है NH4 प्लस, और डाइक्रोमेट आयन ये होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O3, ठीक है, ये अमोनियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। इसको आप हीट करोगे तो एक तो मिलेगी आपको N2, एक मिलेगा Cr2O3 जो कि क्या है, ग्रीन सॉलिड है, और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। मतलब आप आसानी से बना सकते हो, आप नाइट्रोजन को अलग कर दो, Cr2O3 को अलग कर दो, तो वाटर तो आपका बच ही जाएगा, ठीक है। और जो Cr2O3 है वो ग्रीन सॉलिड होता है, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। क्रोमियम के जो कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमियम के जो भी कंपाउंड होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होंगे। एक एक मेथड और है वेरी प्योर नाइट्रोजन बनाने का, वेरी प्योर N2 कैसे बना सकते हैं। तो वेरी प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सोडियम एजाइड है, जो बेरियम एजाइड है, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। देखो एजाइड क्या होते हैं, N3 नेगेटिव को हम बोलते हैं एजाइड आयन, ध्यान से देखना, दिस इज द एजाइड आयन। अब यदि आपको बेरियम एजाइड का फॉर्मूला बनाना है तो बेरियम पे चार्ज होता है +2, तो क्या बन जाएगा बेरियम एजाइड का फॉर्मूला, BaN3 का होल ट्वाइस। और यदि आप बेरियम एजाइड को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम मिलेगा प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगी। हाँ जी, तो सोडियम एजाइड वाला रिएक्शन है वो आपको खुद को पढ़ के आनी है, बैलेंस करके आनी है, ठीक है। अगली क्लास का टाइम हो गया है, तो हम कल मिलते हैं, है ना। नाइट्रोजन बनाने के जो मेथड्स आप कल अच्छे से पढ़ के आओगे, ठीक है, कल मिलते हैं, है ना। ओके बाय।